नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देना मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के लिए महंगा पड़ गया है? आप कह सकते हैं कि अनंत की अनंत मुसीबतें शुरू हो गई हैं। दरअसल अनंत के जिस प्राइवेट जू में प्रधानमंत्री मोदी शेर के बच्चों को, चीतों के बच्चों को दूध पिला रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, या फिर शेर के साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, पोज देकर पिक्चर्स ली जा रही थी, उसी प्राइवेट जू पर अब संगीन और बहुत ही गंभीर किस्म के सवाल उठने लगे। और ये सवाल कोई लोकल लोग नहीं उठा रहे, ये सवाल दुनिया की प्रतिष्ठित एजेंसियां उठा रही हैं अंबानी के प्राइवेट जू पर, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले मोदी जी ने किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मांग है कि सरकार को अनंत अंबानी या अंबानी के इस प्राइवेट जू की जांच करनी चाहिए, ऑडिट करना चाहिए, हिसाब किताब खंगालना चाहिए कि इस प्राइवेट जू में दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से 56 चीते कैसे लाए गए। इस चिड़ियाघर में 70 शेर, 70 लायन कैसे इंपोर्ट किए गए, किस आधार पर इंपोर्ट किए गए दक्षिण अफ्रीका से। और तकरीबन 60 टाइगर, 2-4 नहीं, 60 टाइगर्स यहां विदेश से कैसे पहुंचे, कैसे विदेश से ये टाइगर 60 किस तरह से जामनगर के प्राइवेट जू में पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए गहराई के साथ। अब चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या यूरोप हो, जर्मनी हो या फिर अमेरिका हो या फिर पुलित्जर सेंटर जैसी एक पत्रकारों की बड़ी संस्था हो, सवाल हर जगह उठ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च संस्था वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका, वाप्सा, इसने कहा है कि भारत सरकार को इस पूरे मामले का ऑडिट करना चाहिए कि ये जो जानवर आ रहे हैं और जिसमें बहुत से एंडेंजर्ड स्पेशीज हैं, वो आ कैसे रहे हैं और उनको जो रखा जा रहा है उसके पीछे क्या कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है। अब कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो स्मगल करके जो है हिंदुस्तान में आए, फिर एजेंसियों ने उनको पकड़ा, फिर उन्हीं जानवरों को, जिसमें चीते, टाइगर बहुत से हैं, उनको सरकारी चिड़ियाघरों में रखा गया, फिर उस चिड़ियाघर से ये जानवर ट्रांसफ़र होके प्राइवेट जू में आ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं स्मगलिंग इन्वॉल्व है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं कि तस्करी से आए जानवर बेशकीमती, उनको सरकारी चिड़ियाघर में रखा गया और कुछ दिन के बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इन सब की तहकीकात तमाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ संस्थाएँ चाहती हैं, और कुछ ऐसे संस्था भी हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे हैं कि इस जू के पीछे कॉमर्शियल इंटरेस्ट है मिस्टर अंबानी का। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी के बेटे ने जब ये जू कह लीजिए या रेस्क्यू सेंटर कह लीजिए, ये हाथियों के लिए शुरू किया था। शुरू में यहाँ पर हाथी जो घायल हो जाते थे या जिन हाथियों को महावत छोड़ दिया करते थे, उन हाथियों की यहाँ पर देखभाल होती थी, एक तरह का ये रेस्क्यू सेंटर था। लेकिन अचानक धीरे धीरे हाथियों के साथ साथ यहाँ पर चीते आने लगे, यहाँ पर शेर आने लगे, यहाँ पर लायन आने लगे, यहाँ पर मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स आने लगे, और दुनिया भर के हर कॉन्टिनेंट से, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका के जंगल हो, लैटिन अमेरिका हो, अमेरिका हो, हर जगह से यहाँ पर जानवर आने लगे। और अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये जो जीव जंतु हैं बेशकीमती, तकरीबन 300 से ज़्यादा यहाँ टाइगर, लायन और तेंदुए प्लस 300 किसी चिड़ियाघर में नहीं मिलेंगे आपको दुनिया के किसी। 300 से ज़्यादा टाइगर, लायन हैं, 3000 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के नस्ल के जानवर हैं, और 4000 के करीब यहाँ पर पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जिसमें मकाऊ जैसे बर्ड्स भी हैं जो सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ 200 हैं, 200 में से 26 अनंत के पास हैं। ऐसे बहुत से विलुप्त होते हुए पशु पक्षी हैं जो आज की तारीख में अनंत के पास हैं प्राइवेट जू में। अब दोस्तों, इसी देश में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके तहत सपेरा जो है वो सांप नहीं नचा सकता, बीन नहीं बजा सकता, भालू वाला भालू नहीं नचा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। कई सर्कसें जो छोटे छोटे मेलों में चलती थी बंद हो गई, शेर जो है उनके छीन लिए गए, चिड़ियाघर भेज दिए गए। लेकिन यहाँ तो 300 से ज़्यादा शेर हैं
300 से ज़्यादा टाइगर प्रजाति के हैं, बिग कैट्स जिन्हें कहते हैं। यहां पर तो 4000 से ज़्यादा ऐसे पक्षी हैं जो बेशकीमती, और कुछ की कीमत, एक एक मकाऊ तोते कीमत करोड़ों में है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार ने भी नियम ढीले किए हैं। ऐसे नियम बनाए गए या ढील दी गई या इस तरह से मदद की गई कि रेस्क्यू के नाम पर ये प्राइवेट जू खड़ा हो जाए 3000 एकड़ में। और जहाँ तक जू के जो मैनेजमेंट की बात है, उनका ये कहना है, उनका अनंत अंबानी की टीम का मानना है कि हमने किसी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं किया, और जो जू चल रहा है, रेस्क्यू सेंटर चल रहा है, ये रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर चल रहा है। ये उनका पक्ष है, मुझे लगा कि ये भी आपके सामने रखना चाहिए। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट पे, जो वनतारा प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया है अनंत अंबानी ने, इसको लेकर दुनिया भर में, चाहे वो एनजीओ या हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हों, सब किसी ना किसी तरीके से सवाल उठा रहे थे, कटघरे में खड़ा कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। क्या ऐसी स्थिति में मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए था, जहाँ सवाल उठ रहे हों? क्या देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ रुकना चाहिए था, वहाँ पर तस्वीरें खिंचानी चाहिए थी और खुद उसको ट्वीट करना चाहिए था? और दूसरी बड़ी बात, अगर मोदी जी अब चले गए वहाँ पर, मोदी जी ने वहाँ उद्घाटन कर ही दिया, फोटो खिंचाई ली अनंत अंबानी के साथ, तो क्या जो हिंदुस्तान के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, इनकी अब हिम्मत है, चाहे वो फॉरेस्ट के कंजर्वेटर हो या फिर एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अधिकारी हो, क्या अब अधिकारियों की हिम्मत है कि मोदी के जाने के बाद वहाँ जाके ऑडिट करें, या वहाँ जाके स्टॉक देखें, या वहाँ जाके जांच करें मोदी के जाने के बाद? और दोस्तों, जो इससे बड़ा सवाल है, इससे भी बड़ा सवाल है, वो ये है कि मुकेश अंबानी ने 3000 एकड़ में इतना बड़ा जो ये आप कह सकते हैं प्राइवेट जू बनाया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जहां पर 2000 से ज़्यादा स्टाफ रखे गए हैं, जहां पर खर्चा खरबों रुपए में आ रहा है, ये खरबों रुपए मुकेश अंबानी क्यों खर्च कर रहे हैं? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है जिसको रिलायंस और इस प्रोजेक्ट के जो कर्ता धर्ता हैं अब तक डिनाई कर रहे हैं? इज देयर एनी कमर्शियल इंटरेस्ट? पैसा है दिमाग में कहीं ना कहीं, या मुकेश भाई वाकई जानवरों से सहानुभूति रखते हैं? दोस्तों, खबर वाकई बड़ी है, और जितनी बड़ी है उतनी सेंसिटिव भी है। जाहिर तौर पर कोई गेस्ट इतने टेक्निकल और पेचीदा मामले में सामने आना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आज कोशिश करी और 2 ऐसे महारथी लाया हूँ आपके सामने जिनको सुनना वाकई ज़रूरी है। डॉक्टर वीके बहुगुणा हैं, और आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ के हिंदुस्तान के टॉप एक्सपर्ट। सारे सवाल जो आपके जहन में अब तक आ गए हैं या मेरे जहन में, सब मैंने पूछे उनसे कि क्या जांच होनी चाहिए, क्या गड़बड़ है, क्या कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है, ये सब मैंने पूछा डॉक्टर वीके बहुगुणा से। और क्योंकि बात एक प्राइवेट जू की है, तो आज जो दूसरे मेहमान हैं वो जू के, लखनऊ जू के डायरेक्टर है। लखनऊ का जू वाकई चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है। उसके वो डायरेक्टर रहे और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहे। और आज की तारीख में भी जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं, उमा शंकर सिंह, ये जानवरों को लेकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और सरकार तक हर जगह ये लड़ते रहते हैं। इनको भी सुनिए, दोनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, और खुद आप डिसाइड करिए कि ये जो जू है 3000 एकड़ में, जहाँ खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, दुनिया भर से जानवर मंगाए जा रहे हैं, 300 शेर हैं, टाइगर है, लायन है, इसके पीछे असली मकसद क्या है? और मोदी जी वहाँ क्यों गए थे? एक तरह से प्रोटेक्शन देने गए थे, या वाकई जानवर को दूध पिलाने गए थे, शेर को? जो सवाल है वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने आपत्ति की है कि रिलायंस का ये जो प्रोजेक्ट है अंबानी साहब का, इसमें 56 चीते, 56 चीते, तकरीबन 19 तेंदुए, लेपर्ड्स, शेर जो हैं वो 70 हैं, इसके अलावा अफ्रीकी जंगल डॉग्स हैं 20 हैं, बाघ हैं तकरीबन 60, इसके अलावा लायन हैं, और भी बहुत से जानवर हैं जो बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज है, बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, भारी संख्या में ये निर्यात किए गए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई किन परिस्थितियों में ये एक्सपोर्ट किए गए, इंपोर्ट के क्या कंडीशंस थे, किस परिस्थितियों में इनको रखा जा रहा है, इसमें भारत को क्लैरिटी लानी चाहिए, हमको एक पारदर्शिता रखनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि किसी भी अच्छे प्रशासन का जो मुख्य
आप ये समझते हो कि प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी और जो हमारे नियम कानून है उनके अनुसार होना चाहिए। अगर साउथ अफ्रीका के कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है तो भारत सरकार की जू सेंट्रल जू अथॉरिटी को और हमारे देश में जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है वो डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होते हैं, उन्हीं के अंडर में सेंट्रल जू अथॉरिटी आती है। इनको इसका क्लेरिफिकेशन जरूर देना चाहिए और किस 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 समय और किस तरह से इनकी परमिशन दी गई है। और अगर अगर बिल्कुल सही है तो फिर ठीक है, अगर कुछ उसमें खामियां हैं तो क्यों खामियां हैं, तो इसकी जो आप जो इशू रेज कर रहे हैं इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है तो उसको उसको उसकी सत्यता की जांच करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। एक और भी आरोप लगा है और ये भी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अलग अलग जगह से, जैसे मैक्सिको से 46 टाइगर यहां पर आए, 10 अमेरिकन ब्लैक बियर आए, 64 हाइब्रिड लाइन शेर, 64। मैं दो चार की बात नहीं करूं, ये तोतों की बात नहीं हो रही, तोते कबूतर की, 64 लायन। आप सोचिए, मैक्सिको से आए, इसी तरह से गुआना से आए हैं, जर्मनी से मकाऊ तोते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ऐसा कहा जाता है दुनिया में 200 हैं जिसमें 26 जो है वो अंबानी साहब के बेटे ने उनको इंपोर्ट किया है। इसी तरह से दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी बहुत से ऐसे जानवर आए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब रिलायंस जो है वो खुलकर सामने आए, जो भी रसीद है, खाते हैं, सारी चीजें क्लियर कर दे। उनका ये कहना है कि बहुत सी चीजें छुपाई जा रही हैं। ये है बहुगुणा साहब। ये तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सेंट्रल जू अथॉरिटी को इसकी ठीक ढंग से इंक्वायरी करनी चाहिए और किस तरह से वो जानवर यहाँ आए हैं और उनकी कितनी कितनी जरूरत थी, उनके रख रखाव के लिए कितना जो साइंटिफिक जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें इस बात की सत्यता की तो जांच जरूर होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। उमा शंकर सिंह जी, आप तो बकायदा कोर्ट भी जा रहे हैं, कचहरी भी जा रहे हैं और बेजुबान जानवर हैं इनकी आवाज उठा रहे हैं आप, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरी आपने जो करियर है फॉरेस्ट सर्विस में दे दी। मैं एक सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि अगर हम रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी हाथी के चोट लग गई या फिर किसी टाइगर को या लेपर्ड जो है वो कहीं दुर्घटना में घायल हो गया या कोई बीमार है या हाथियों को महावत ने छोड़ दिया, ऐसे जानवरों के अगर इलाज हो, मरहम पट्टी हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने कहा कि वनतारा में ऐसे ऐसे जानवर हैं जो लैटिन अमेरिका से मंगाए जा रहे हैं, जर्मनी से मंगाए जा रहे हैं। इनको रेस्क्यू करने का क्या मतलब है? ये तो एक तरह का वो कह रहे हैं ये जू है साहब, जू बनाया जा रहा है और बाद में इसको कमर्शलाइज कर दिया जाएगा। देखिए सर, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ, वहां पे चंद्रचूड़ साहब के बेंच ने स्पष्ट किया है कि कोई भी रेस्क्यू सेंटर ऑब्लिक जू ऑब्लिक सफारी आप नहीं बना सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का परमिशन, पर्टिकुलरली उस बेंच का परमिशन, पर्टिकुलरली कोर्ट नंबर 1 का परमिशन हो। नंबर 1, पैरेलल एक केस चल रहा था जिम कॉर्बेट का जस्टिस गवई के कोर्ट में। वो सिर्फ जिम कॉर्बेट का स्पेसिफिक केस था जिसपे कि उन्होंने निर्णय यह दिया कि आप कोर एरिया में नहीं, बफर एरिया में सफारी बना सकते हैं। सवाल यहां पे सफारी का है और नेशनल पार्क का है। जब 2019 में टाइगर सफारी की बात आई थी और जिम कॉर्बेट में जो हंगामा हुआ था, वो बाद में उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का संशोधन किया अक्टूबर में जाके, और उन्होंने सफारी की बात डाली, मतलब बैकडोर से सब काम हो रहा था। नंबर 2, किसी भी एनिमल को, चाहे आप अगर लैटिन अमेरिका से ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका से ला रहे हैं, अमेरिका से ला रहे हैं, यूरोप से ला रहे हैं, जहां से भी लाए, वो इन्वायरमेंट आप यहां पे उसके लिए कंड्यूसिव है या नहीं है। एक और सवाल, एक और शक किया जा रहा है, क्योंकि आप 50-50 टाइगर ला रहे हैं, 40-40 लाइन ला रहे हैं, मैक्सिको से ला रहे हैं, अफ्रीका से ला रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से ला रहे हैं, अलग अलग मुल्कों से ला रहे हैं। शक ये किया गया है एक रिपोर्ट में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रेस्क्यू के लिए ला रहे हैं ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पे पैसा खर्च करके ला रहे हैं। कहीं ये जानवर खरीद के तो नहीं लाए जा रहे हैं,
क्या खरीद के लाए जा सकते हैं? मैं अगर चाह जाऊं, क्या मैं 2 करोड़ रुपए में मुझे कोई शेयर पसंद आ जाए और मैं निजाम हैदराबाद का जो है मैं नवासा हूं और मैं कहूंगी नहीं साहब इसको ले चलते हैं शेयर को, क्या नहीं, आप नहीं कर पैसे सकते। से खरीद के आप जानवर ला सकते हैं? ये मेरा बहुत सिंपल लेमैन क्वेश्चन है। दीपक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंडिया में तो नहीं खरीद सकते। बाहर से क्या टर्म्स कंडीशंस पे, अगर बाहर से आपने खरीदा हुआ है तो इंडिया में लाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के आप नहीं ला सकते। बस एज सिंपल एज दिस, आप नहीं ला सकते। जी बोगरा जी, क्या क्लैरिटी क्या है इसमें? देखिए, आपने जो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठाया है कि 50-50 कितने आप करें, चीते इतने चीते लाए जी। हैं। देखिए, जो मैं इतना समझता हूँ इतने साल की सर्विस के बाद, सेंट्रल जू अथॉरिटी को उसको क्या उनके एक्सपर्ट ने वहां पे पहले विजिट किया है। जो उमा शंकर जी ने अभी बताया कि हर एक एनिमल का एक हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट होता है। और अभी हमारी जो पॉलिसी है जू की, वो ये प्रोफेस करती है कि ज्यादातर जो है मैक्सिमम पॉसिबल जो है हमको उसका नेचुरल इन्वायरमेंट जू में देना चाहिए, इसलिए मोड्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के लिए। तो प्रश्न चिन्ह इसमें यह है कि क्या सेंट्रल जू अथॉरिटी या भारत सरकार के किसी अधिकारी ने या किसी साइंटिस्ट ने जाकर के वहां पे देखा है कि इतने एनिमल के लिए ये जगह ठीक है, या उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इतने एनिमल लाने का। ये सब क्या इसमें स्टडी हुआ है? और तभी जाके वो इंपोर्ट हुए हैं, क्योंकि इंपोर्ट तो किसी भी एनिमल को ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे उमा शंकर ने अभी बोला है इन्होंने कि वहाँ इबोला होता है। ये जो आप देखिए, किसी भी जब भी आपको एक बीज भी छोटा लाते हैं तो डायरेक्टर ऑफ प्लांट क्वारंटाइन जो है उसमें देखता है कि इसमें कोई बाहर से कोई फंगस या कोई ऐसी बीमारी ना आ गई हो। वो एनिमल में भी ऐसा होता है कि हमारी उसमें, पर चूंकि चलो ये रिहेबिलिटेशन और मतलब जी अंदर है, पर ये सब चीजें जो है साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या उस चीज में, क्या भारत सरकार ने उस जगह में जाकर के जो 300 एकड़ का ये बता रहे हैं, क्या उसमें संज्ञान लिया था कि किस एनिमल के लिए कितनी एम्बियंस है और क्या नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ उनके लिए क्रिएट किया गया है कि नहीं किया गया है? इस बात के क्या तथ्य एकत्रित किए गए कि नहीं किए गए? एक और सवाल पे आ रहा हूं सिंह साहब। मेरा सवाल ये है कि देखिए, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, जिस तरह से हमने इंटरव्यूज देखे अनंत अंबानी के, उन्होंने कहा कि भाई हाथी है, महावत हाथियों को छोड़ देता है, कोई चारा देने वाला नहीं है। कहीं मैं देखता हूं कि लेपर्ड इतने ज्यादा हो गए मुंबई के आसपास, वो कहीं कॉलोनी में घुस गए, कहीं घायल हो गए, कुछ हुआ, कोई उनका इलाज नहीं प्रॉपर हो रहा है। तो हम यहाँ पर इलाज करते हैं, उनको फिर वापस छोड़ देते हैं जंगलों में, और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, चाहे उनका कोई ट्यूमर निकल आया हो या किसी को मोतियाबिंद हो गया हो, जो भी जानवर हैं हिंदुस्तान में वो बीमार होते हैं, हम उनको यहाँ पर उनका इलाज मुफ्त में करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, सुनने में भी अच्छी है, और ऐसे होना भी चाहिए। जो बगुणा साहब कह रहे थे, जानवरों की सेवा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सेवा के साथ साथ महंगी महंगी किस्म की, भाई आप यहाँ के हाथी हैं, यहाँ के तेंदुए, उनका इलाज करिए, लेकिन जर्मनी से आप मकाऊ तोते मंगा रहे हैं 15-20, आप मेक्सिको से शेर मंगा रहे हैं, आप जो है वो जिराफ मंगा रहे हैं, आप जो है वो रीनोज मंगा रहे हैं, आप इस तरह के बंदरों की ब्रीड मंगा रहे हैं जो हमारे चिड़ियाघर में यहाँ नहीं है। उनको क्यों मंगाया जा रहा है? उसका रेस्क्यू से क्या मतलब है? सर दीपक भाई, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं फॉर्चुनेटली जू का डायरेक्टर भी रहा, लखनऊ जू का। जी। आप किसी भी हाइब्रिड एनिमल्स पे प्रतिबंध है, आप नहीं लाकर जू में रख सकते। वन, अगर आप हम वाइल्ड, ये हाइब्रिड लायन क्या होता है बता तो दीजिए। हाइब्रिड लायन, हाइब्रिड टाइगर क्या होता है? वो टाइगर और लायन का भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब अच्छा, वो हाँ, वो जो मतलब कोई नई ब्रीड। अच्छा, हाँ, जो नई ब्रीड, और 2 लायंस, 2 अलग अलग नेटिव्स के जिनका के जेनेटिक मेकअप अलग होगा, उनका भी हो सकता है। मेरे कहने का जो इशू है दीपक भाई, वो इशू ये है कि जब एक सेंट्रल जो अथॉरिटी के बिल्कुल जो लॉज हैं वो स्पेसिफिक हैं, आप वाइल्ड के एनिमल को भी, या जैसे आपके घर में कोई मोर आ जाए, आपने मोर रखा हुआ है और वो मोर घायल हो जाए किसी कारणों से, और आप जू को देना चाहते हैं तो जू नहीं लेगा। उसके कारण बड़े स्पष्ट है। वो कहता है कि हम, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आपके उस मोर में कितने डिजीज होंगे जो कि हमारे इनमेट्स को वो इन्फेक्ट करेगा।
ये बहुत सारे इश्यूज है। और ये कैसे हो सकता है? देखिए, रेस्क्यू सेंटर का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल कहीं पर भी घायल हो, वो आपसी लड़ाई में घायल हो गया, फूड प्रे प्रेडेटर के बीच में घायल हो गया, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक 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 टाइगर को एक किल के लिए 243 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम में। और कैसे, कौन व्यक्ति है जो कि देख रहा है कि घायल है? कम से कम मैं एक फॉरेस्टर होते हुए इतना नेशनली कह सकता हूं, मैं बहुत घूमता हूं, कि कहां पे टाइगर लायन घायल हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। और इनको कैसे पता चल जा रहा है कि वहां पे मेक्सिको में घायल हो रहा है, साउथ अफ्रीका में घायल हो रहा है, आप उनको ले आओ उठाकर और यहाँ पे रेस्क्यू करो। गिर एग्जाम्पल, गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क का मैं दे रहा हूं। वहां के लायंस में एक डिस्टेंपर डिजीज है, डिस्टेंपर वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है, जो कि जिसका जो कुत्तों से या गाय के खाने से आ रहा है। वहां उनकी संख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए लायंस गांव में चले आ रहे हैं और गांव के गायों को उठा के ले जाते हैं। और वो डिजीज, अब गुजरात गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई हम वहां पे क्या करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। अब आप बता दीजिए किस पंडित जी ने कहा कि कैसे आप लायन को वैक्सीनेट कर सकते हो वाइल्ड में? आपके पास कैसे वैक्सीनेशन का क्या तरीका होगा? इंफॉर्मेशन कैसे आ रही? जी जी जी। हाँ, तो और तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको केज, अरे केज करना इतना आसान होता है वाइल्ड में किसी भी लायन को या टाइगर को? जी, आप अगर रेस्क्यू कर भी रहे हैं तो उसको कैसे ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। ये मेरा बहुत स्पष्ट मत है, क्योंकि अब इस पे तो कोई जांच हुई नहीं है। जो भी एनिमल्स आ रहे हैं वो बेचे जा रहे हैं कहीं से, और लाया जब जा रहा है भारत में तो उनके ऊपर इंपोर्ट का प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब पता नहीं कैसे भारत में आ रहा है, ये बड़े आश्चर्य का विषय होगा, एक जांच का भी विषय हो सकता है। दीपक जी 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 जी। एक और मैं सवाल करना चाह रहा था बहुगुणा जी से। बहुगुणा जी, मैं ये लिस्ट आपके सामने फिर से पढ़ना चाह रहा था और उसी पर मेरा सवाल है कि जो अफ्रीका की संस्था ने कहा है, अब ये जो सवाल मेरा ये है कि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अंबानी साहब के इस वंतारा प्रोजेक्ट में 56 चीते हैं, 56 जैगुआर 6 हैं, लेपर्ड्स यानी तेंदुए 19 हैं, शेर 70 शेर 70 है शेर, बाघ 60 हैं, 60 बाघ हैं और भी तमाम हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब इसका ऑडिट होना चाहिए और हमें ये पता लगे कि वाकई वहां पर 100 या 150 टाइगर हैं या 60-70 चीते हैं, या फिर वहां पर अगर वो तेंदुओं की बात कर रहे हैं कि तेंदुए भी 30-40 हैं। अब ये तो बहुत बड़ी गिनती हो गई, मतलब पूरे जिम कॉर्बेट में जितने टाइगर हैं या और छोटे छोटे पार्क में उससे आधी संख्या ये बता रहे हैं यहाँ पर। क्या आपको लगता है कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाए जब जहां आप जैसे एक्सपर्ट हों, जो अंबानी के इस रेस्क्यू सेंटर में जाए और वहां ऑडिट करे और कागज देखे कि भाई ये 50 चीते हैं तो ये चीते किस तारीख को भारत इंपोर्ट किए गए, किस मुल्क से इंपोर्ट किए गए, क्या इसको पैसों से लाया गया या फ्री में लाया गया, और जब लाया गया तो क्या ये चीता घायल था? क्या इस तरह का ऑडिट होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो साहब? देखिए, जब एक इशू ये उठ गया है, आप ये देखिए ये चीजें क्यों क्यों होती हैं। जब किसी भी प्रोजेक्ट की एक डीपीआर बनती है, अगर आपने 300 एकड़ में इतने जानवर लाने थे तो उसकी पहले प्रोजेक्ट बनती है। देखिए, कोई भी चीज आप करो, अगर ऐसे एडॉक कर दोगे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, आप 56 चीते लाओगे, भाई 56 चीते किस बात के लिए आप ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? तो जो आप ऑडिट की बात कर रहे हो, इसका डेफिनेटली चूंकि एक इशू रेज हो गया है, और मेरे अनुसार देखो, मैं हमेशा से अगर अगर ये 300 एकड़ में केवल इंडिया के जो रेस्क्यूड एनिमल हैं जिनको टॉर्चर किया जा रहा है उनके लिए होता तो मैं उनको 100% सपोर्ट करता हूं, और आज भी मैं ये कहूंगा कि इस वंतारा को जो है इसी चीज के लिए ज्यादातर यूज करना चाहिए। अब जहां तक ये एलिगेशन की बात आ रही है कि इतने ज्यादा आ रहे हैं, वो इसलिए होता है कि आपने फटाफट किया कि मैं तो ये लाऊंगा ये लाऊं। भाई इतने आप ला रहे हो कि क्या, मैंने पहले भी कहा था कि क्या उसकी पहले कोई स्टडी हुई है, वहां पे इंस्पेक्शन हुआ है कि ये इतने एनिमल जो है इस नेचुरल एम्बियंस में रह सकते हैं जो साउथ अफ्रीका से आए हैं? तो इसके जो ऑडिट की बात कर रहे हो, इसमें ऑडिट में इवन सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल जू अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वहां जाकर के
अपने ऑफिसरों को डिप्यूट करे और तब जाकर के उसका सत्यापन हो और एक क्लियर एक प्रेस रिलीज जारी होनी चाहिए और कि कब कब किस चीज के लिए परमिशन दी गई है, इंपोर्ट के लिए परमिशन दी गई है और उसके रीजन क्या थे, इस बात का खुलासा तो अब होना चाहिए, क्योंकि एक इशू पब्लिक में उठ गया है। लेकिन एक सवाल सिंह साहब मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि देखिए, जहां पर ये कई हजार एकड़ की बात हो रही कि वहां पर ये इन्होंने सारे चीते, शेर और टाइगर और लेपर्ड सब रखे हैं, सारे जानवर रखे हैं, और हिंदुस्तान में शायद ही कोई चिड़ियाघर हो जहां इतने जानवर एक साथ हो सकता है दुनिया में भी ना हो। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वहां पर रिलायंस की रिफाइनरी है साहब, और जो रिफाइनरी है जहां पर क्रूड ऑयल साफ किया जाता है, क्रूड ऑयल से डीजल और पेट्रोल और गैस बनती है, वहां बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसीलिए वहां जंगल चारों तरफ बनाए जाते हैं। क्या जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है नंबर 1 और नंबर 2 गुजरात में गर्मी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है उस इलाके में, जामनगर में, क्या ऐसे माहौल में इतने जानवरों को रखना ये सुरक्षित है, ये सही है, या हर जानवर को उसके क्लाइमेट के हिसाब से रखना चाहिए? क्या ये भी एक गलत काम है अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात करें? दीपक भाई, पूर्णतः गलत काम है। एक आसाम का एग्जांपल बताता हूं। एक वहां पे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, वहां पे ईआरडी टेक्निक से उन लोगों ने गैस और तेल निकाला जो कि नेशनल पार्क के नीचे से जा रहा था। जो रिग था, रिग पे आग लग गई। वो आग, और चूंकि तेल निकल रहा था और गैस भी जा रहा है, रिग पे जब आग लगी उसकी वजह से कितने जानवर प्रभावित हुए और डेथ हुई। तो बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल बताता हूं। इस रिग की वजह से उस रिग के 3 किलोमीटर रेडियस में अब पैडी नहीं होता। एक वहां पे ट्यूबर गांव वाले खाते हैं, उस ट्यूबर का नाम कोसू है, वो कोसू नहीं होता। आप वहां का जो पानी है वो पोल्यूट हो गया है। अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ को पानी देने के लिए नेचुरल वाटर इकोसिस्टम होता है, जिसमें कि जो भी वाटर बॉडीज है जिसमें वो जानवर जाकर पानी पीते हैं। वहां पे रिपोर्टेड है कि 100 बर्ड्स एक दिन में मरी थी। लेकिन हम लोग ये, क्योंकि मैंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और जहां पे ये रिग्स होते हैं पेट्रोलियम के, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर आपने ऑक्सीजन का लेवल आप उस पर्टिकुलर स्टेशन का देखिए और आप अपने शहर का देखिएगा तो दोनों में अंतर होगा। तीसरी बात यह है कि वो पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा। जी, क्या इंपैक्ट होगा इसका एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, इस पे एक जांच होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन भोगना साहब। भोगना साहब, हमने देखा जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट थे, हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे मोहल्ले में भालू आता था, भालू वाला भालू नचाता था, बंदर नचाता था, सांप देखते थे, सर्कस में जाते थे तो शेर देखते थे, छोटे छोटे मेलों में, नौचंदी के मेले में शेर देखने जा रहे हैं, देवा के मेले में जा रहे हैं, सर्कस के शेर ले लिए गए, भालू वाले से भालू ले गया, लेकिन यहाँ दुनिया भर के शेर इकट्ठा है, उसकी जांच नहीं हो रही है। क्या जांच होनी चाहिए? भालू वाले को तो आपने हथकड़ी लगा दी साहब, क्योंकि भालू था उसके पास, भालू भी छीन लिया, रोजी भी उसकी खत्म कर दी। बंदर वाले से बंदर ले लिया आपने। यहां पर 100 बंदर हैं, अजीब अजीब जातियों के, यहां 100 टाइगर हैं, भालुओं की गिनती नहीं है। क्या जांच होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, हिसाब किताब साफ रखना चाहिए कि भाई ये इंसाफ का मुल्क है, चाहे कोई अंबानी हो, राजा हो, रंग हो, सबसे जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है सब पर लागू होगी। क्या पूरे क्रिस्टल क्लियर एक ऐसी वेबसाइट बने जहां सारा हिसाब किताब जो है वो लिखा हो कि भाई इस तारीख को ये शेर आया था, इसके यहाँ गोली लगी थी, इस तारीख को यहाँ हाथी आया था असम से, इसके जो है दांत टूट गया था, सारा हिसाब किताब हो, क्या इलाज हुआ, कब इसको रिलीज किया गया, ये सारा कुछ होना चाहिए। या बंद कमरे में पर्दे के पीछे की अंबानी है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, भालू वाला होगा तो जेल जाएगा, अंबानी है तो कोई घुस नहीं सकता। क्या होना चाहिए ये बुझाइए सर। बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो एक ट्रांसपेरेंसी की बात जो मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूं कि इन सब चीजों में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और वाइल्ड एनिमल को हैंडल करना कैप्टिविटी में इज नॉट ए जोक। ये तो भाई आप आज के जमाने में वाइल्ड एनिमल का राइट्स तो सभी जानते हैं,
हर एक के राइट है, उसके क्या हैबिटेट है उसी हिसाब से। और जो आप जो कह रहे हैं कि भालू अगर को आप नहीं करते हैं, सर्कस को बैन कर दिया गया है, वो वाइल्ड एनिमल की राइट्स को देखते हुए किया गया है। तो जो आप कह रहे हैं इसका भी ऑडिट होना चाहिए। अगर कोई एलिगेशन आ रखा है तो गवर्नमेंट को ये सब चीजों को क्लियर करना चाहिए। मैं बार बार ये आपसे यही कहूंगा कि आप जो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, इसका उत्तर जो है भारत सरकार को देना चाहिए जी। और ऑडिट होना चाहिए। जो मेरे सवाल हैं, क्या मेरे सवाल नहीं है, बाकी एनजीओज के हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट पूरे देश में सवाल उठ कर रहे हैं, अफ्रीका और दुनिया भर के जो एनजीओज हैं उनके भी सवाल आ रहे हैं। क्या वेबसाइट पर सारा डेटा, जितने जानवर हैं, चाहे मोर है, चाहे चिड़िया है, चाहे तोता है, चाहे शेर है, चाहे भालू है, चाहे हाथी है, चाहे सांप है, चाहे कोबरा है, सबका डेटा होना चाहिए वेबसाइट पर, एक एक चीज? मिस्टर सिंह, ये इसके बहुत ही स्पष्ट आदेश हैं दीपक भाई, सेंट्रल जू अथॉरिटी के। आपका वेबसाइट पे, और आपने बड़ी एक अच्छी बात कही, जाने अनजाने में आपने एक ऐसी बात कह दी जो कि एक नॉन टेक्निकल आदमी ने कह दी है। जब कोई एनिमल घायल होता है तो जब उसको जू में, जब लखनऊ जू में मैं था, जब लखनऊ जू में लाया जाता है तो एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में लाने की तिथि, कहां से पकड़ा गया, कैसे घायल हुआ, और लाने की तिथि, क्या उसके पास वुंड है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, वो क्या इलाज चल रहा है, पूरा का पूरा उसका वर्णन होता है। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उसको हम जंगल में छोड़ते हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं, इसका एक ऑडिट होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जज साहब हो और सिटिंग जज हो, उनके चेयरमैनशिप में जांच हो, और जांच होने के बाद निकल के आए। जी, तो हमारे दोनों गेस्ट हैं, दोनों ही वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बहुगुणा साहब हैं, बहुगुणा साहब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, हिंदुस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स में इनकी गिनती है, नाम शुमार है। सिंह साहब हैं, लगातार वाइल्ड लाइफ की को लेकर बेजुबान जानवरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी से लेकर सरकार तक। इन दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रेस्क्यू करना, जानवर की सेवा करना बहुत अच्छा है, सत्य कर्म है, अच्छा काम है, लेकिन कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। और दुनिया भर से जो जानवर लाए जा रहे हैं, इतने महंगे महंगे किस्म के ब्रीड के, इनका सारा हिसाब किताब होना। और सिंह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज हो, वो इस वनतारा में जाएं और अपने टीम एक्सपर्ट्स के साथ जाएं और ऑडिट कराएं, सारा कुछ जनता के सामने रखें। और जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और उसके बाद दुनिया भर के एनजीओज छीटाकशी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, बात यहाँ अंबानी की नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी की नहीं है, बात यहाँ पर पारदर्शिता और कानून की है। कानून सबके लिए बराबर है और वो कानून अनंत अंबानी के लिए भी बराबर होना चाहिए। सिंह साहब आप आए, बहुगुणा साहब आप आए, और आपने रोशनी डाली उन अंधेरों पे जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे थे। और मुझे लगता है कि दोस्तों को, ये जो व्यूअर्स हमारे हैं, उनको अब कुछ क्लैरिटी होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न हो अभी भी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिखें। टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये दोनों एक्सपर्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आप तक पहुंचे। मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच। मिस्टर बहुगुणा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।